नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। डायमेंशन वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में। लगातार आप लोगों को भारत के वैसे राजा जिन्होंने भारत के साम्राज्य में, प्रशासन में जो केंद्रीय भूमिका को निभाया, जिन राजाओं ने, उनके विषय में आप लोगों को मैं लगातार वीडियोस अवेलेबल करा रहा हूँ। ऐसे में यह हमारा वीडियो फाउंडेशन बैच का है। हमारे यहाँ जो फाउंडेशन बैच चलता है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, तो उसके लिए है जिसमें कि बेसिक चीजें जो बच्चों को जानना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ये सारा वीडियो मैं बच्चों को अवेलेबल करवा रहा हूं। ऐसे में समुद्रगुप्त के विषय में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अशोक के विषय में बताया था, अकबर, शेरशाह सूरी, शिवाजी, अब इसी क्रम में जो है हर्षवर्धन को भी आपने देखा। आज हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, ये जो राजा हैं गुप्त वंश से संबंधित हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को जब इनके बारे में अध्ययन किया गया, इनके विषय में अंग्रेजों ने जानने का प्रयास किया गया, तो अंग्रेजों ने इन्हें जो उपाधि दी वह उपाधि थी भारत का नेपोलियन। तो भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को आज हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन के केंद्र बिंदु में रखेंगे और तमाम चीजों को जानेंगे। समुद्रगुप्त जो है वो वास्तव में गुप्त वंश के जो सबसे महान सम्राटों में से एक थे और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सवाल यह है कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, तो यह मेंस का क्वेश्चन बनता है और इसे आप अभी आगे देखेंगे भी और आपकी समस्याएं हल हो जाएगी। इनके पास क्या है, अपना सैन्य कौशल है। भारत को, पूरे आर्यावर्त को विजिट किया इन्होंने, है ना। दक्षिण का अभियान इनका बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रशासनिक दक्षता बहुत तगड़ी थी। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी समुद्रगुप्त को बहुत याद किया जाता है और इनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। गुप्त साम्राज्य को इनके जो विजय अभियान थे और इनकी जो नीतियां थी, स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया। मतलब पूरे आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ोगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है कि मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो भारतीय इतिहास है प्राचीन, उसमें स्वर्णयुग माना जाता है गुप्त काल को, इसके पीछे क्या कारण है। तो यहीं पे आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो कि जो समुद्रगुप्त का योगदान रहा, जो आर्ट एंड कल्चर में काम हुए। यहां आप देखिए, यहां लिखा हुआ है उनके विजय अभियान, सांस्कृतिक संरक्षण, उनकी नीतियां, समस्त रूप से ऐसे क्रियाकलाप किए गए जिसके कारण प्राचीन भारत में मौर्यों को स्वर्णयुग की संज्ञा नहीं दी जाती है, लेकिन गुप्तों को क्या किया जाता है, स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है। तो उसके पीछे ये कुछ नीतियां जो है महत्वपूर्ण थी। वर्तमान में ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि समुद्रगुप्त वाला नोट्स चाहिए सर, मैं आपको इसे व्हाट्सएप कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपके पास नोट्स भी बना बनाया रह जाएगा। समुद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन और उत्थान के विषय में सबसे पहले बात करूंगा। अब देखो यहाँ आपके डिस्प्ले में ये चीजें दिख भी रही है, मैं आपको इसे लगातार समझाते चला जाऊंगा। सबसे पहले इनके जन्म की बात की जाए तो 335 ईस्वी में गुप्त वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के घर में हुआ। यानी इनके जो माता पिता हुए चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, और इनका मूल नाम जो है समुद्रगुप्त था। ठीक है, वे अपने पिता के उत्तराधिकारी बने, है ना, बड़े पुत्र होने के नाते। और गुप्त वंश में प्रारंभ में जो वर्तमान बिहार या मगध के क्षेत्र में फैला हुआ था, वहां से निकाल के इसका साम्राज्य का पूरा विस्तार किए दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में। तो देखिए यहां लिखा हुआ है विस्तार पूरे उत्तर भारत में हुआ और दक्षिण भारत में भी बाद में साम्राज्य का विस्तार होता है। उनके जो उत्तराधिकारी बनने के विषय में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, इलाहाबाद अभिलेख जिसे हम लोग कहते हैं, इनसे पता चलता है। ठीक है, अब आप कमेंट में बताना कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। और इनके जो पिता है विशेष योग्यता के कारण ही इन्हें राजा भी घोषित किए थे। समुद्रगुप्त ने अपने जो साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी कि बेहतर रणनीति के माध्यम से कई युद्ध लड़े और प्रशासनिक सुधार किए। देखो, एक कॉमन चीज बता रहे हैं कि जितने भी राजा हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, चाहे अकबर हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, तो उनकी जो प्रशासनिक नीति होगी, राजस्व नीति होगी,
ठीक है, आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में मैंने बताया था। तो वहां क्या था, एक उनका सैन्य नीति, बाजार नियंत्रण जो उनका प्रणाली था, ठीक है, ये सारा चीज उनके साम्राज्य को विकसित आगे बढ़ाने में, वो उसके विस्तार में बहुत ज्यादा मदद किया। तो राजाओं का ये एक बेसिक नेचर होता है, जो बेहतर राजा होते हैं वो युद्ध लड़ेंगे, प्रशासनिक सुधार करेंगे, राजस्व सुधार करेंगे, ये चीजें करेंगे। समुद्रगुप्त का जो अभियान है उसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक उत्तर भारत का अभियान और एक दक्षिण भारत का अभियान। समुद्रगुप्त को एक महान विजेता माना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और कई राज्यों पर विजय भी प्राप्त की। उनके विजय अभियानों को दो भागों में बांटा जाएगा, एक उत्तर भारत का जो उनका अभियान है उसे हम लोग देखते हैं, और एक दक्षिण भारत का। थोड़ा आपको फॉन्ट यहाँ पे छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक करके यहाँ डिकोड कर दे रहा हूं। आर्यावर्त का जो विजय है, यानी उत्तर भारत का जो अधिग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो है नागसेन को हराते हैं, गणपति को हराते हैं, कोटेश्वर को, अच्युत को, नागदत्त को, चंद्रवर्मण को, बलवर्मण को, भोज को, मेघवर्मण को। इतने लोगों को हराने के बाद ये पूरे उत्तर भारत के स्वामी बन बैठते हैं। ठीक है, अब अब ये वाला क्रम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन दक्षिण का अभियान जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दक्षिण के अभियान में अगर बात करें तो महेंद्र जो कि कौशल के राजा थे, विष्णुगुप्त जो कि कांचीपुरम के, पुलकेशिन जो कि कर्नाटक के, हस्तिनावर्मण जो कि विष्णु कुंडीन वंश के थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। वैसे दक्षिण भारत के अभियान के लिए, ठीक है, बहुत सारे राजाओं ने प्रयत्न किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल में, या फिर अकबर, या आप देखोगे शाहजहां, बहुत सारे राजाएं हैं। लेकिन जो प्राचीन काल में समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत का अभियान है वो अमूलचूल स्वर्णिम मतलब की अभियान था, और इसमें समुद्रगुप्त को विजय भी हासिल हुई, विजय भी हाथ लगी थी। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पे बताया। प्रयाग प्रशस्ति और ऐतिहासिक प्रमाण के विषय में मैंने आपको एनसीईआरटी के बैच में पढ़ाया है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मैंने आपको बताया था कि जो प्रशस्ति होता है वो क्या होता है, राजा के विषय में, राजा की हस्ती कितनी बड़ी है उसका वहां पे गुणगान किया जाता है प्रशस्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, उनके शौर्य का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति नामक जो शिलालेख है उसमें, और उनके दरबारी कवि जो हैं हरिसेन, उनके द्वारा यह लिखा गया। समुद्रगुप्त को एक उदार, पराक्रमी, कला संरक्षक शासक बताया गया। यह एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को बताया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने 20 से अधिक राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने अधीन कर लिया। यह शिलालेख भारतीय इतिहास में गुप्त युग की महानता और सैन्य शक्ति का प्रमाण है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख देख रहे हो, यहां से सवाल पूछे जाते हैं, और हरिसेन का नाम याद रखना है। हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चल रहा है 5999 का। एप्लीकेशन है विद्याश्री लर्निंग ऐप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन में ये बैच लगा हुआ है। आप 2 साल का ये कोर्स है, यानी कि 2 ईयर का ये कोर्स है, जिसमें कि आपको कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी जो है बेहतर तरीके से करवाई जा रही है। बच्चे जो जुड़े हैं उनमें बहुत परिवर्तन आया है, उनके सोचने में, उनके समझने में, उनके लेखन शैली में। उत्तर लेखन कला जो इसमें आप लोगों को सिखाया जा रहा है, पर जो होमवर्क दिया जाता है बच्चे करते हैं उसे, पुनः उसे जो है मैं चेक करता हूं और देखता हूं कि बच्चों की क्वालिटी में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो या शहरी क्षेत्र में, यूपीएससी के हमारे फाउंडेशन बैच से आप जुड़िए, आपको इसका बहुत लाभ देखने को मिलेगा। विद इन 1 मंथ के अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि यस यू कैन डू इट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको तुरंत 1-2 दिन में लगने लगेगा, लेकिन 1 महीना कंटिन्यू आप पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा, जब चीजों को जब मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके सामने, तो आप कहोगे कि नहीं, मेरी जो तैयारी है वो ठोस होती जा रही। समुद्रगुप्त का प्रशासन का अगर बात किया जाए तो देखो प्रशासन में क्या क्या है। एक तो केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय और स्थानीय शासन। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन में आपको पता है कि जो सर्वोच्च शक्ति होगा वो स्वामी के पास होगा, यानी कि राजा के पास होगा। मंत्रियों की एक परिषद होगी जो प्रशासनिक कार्य में सहायता करेगी।
और सेना और न्यायपालिका को सुव्यवस्थित इनके द्वारा किया गया। तो ये सेंट्रल का भारत में आज भी भूमिका देखोगे तो यही है। ठीक है, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री परिषद है, सेना उनके अंडर है। हाँ, वर्तमान के लोकतंत्र में जस्टिस जो है यानी कि न्यायपालिका वो अलग से कार्य करती है, और उस समय जो है न्यायपालिका जो है वो केंद्र के ही अंडर में कार्य करता था। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन का बात अगर हम करते हैं तो साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, और प्रांतों में प्रशासक को क्या किया गया, नियुक्त किया गया, जो कि आज भी आप देखने को मिलते हैं। स्थानीय प्रशासन को अधिक स्वायत्तता दी गई, यानी कि ग्रामीण परिवेश में लोगों को स्वतंत्रता दी गई, व्यापार का, वाणिज्य का, खेती का, राजस्व की जो वसूली की गई बहुत नॉर्मल की गई। तो ये सारे उनके सुधार थे। जहां तक बात इनके सांस्कृतिक योगदान की करते हैं, समुद्रगुप्त का धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान, तो इसमें हिंदू धर्म का संरक्षण, बौद्ध धर्म का समर्थन, साहित्य और कला को प्रोत्साहन। यहां पे सवाल साहित्य और कला को प्रोत्साहन से जरूर आता है। ये एक स्वयं भी विद्वान और कवि हैं, और इनके दरबार में कई महान कवि और विद्वान मौजूद हैं। अब आप इसका एक लिस्ट बनाओगे, समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन थे। संगीत और ललित कलाओं को ये बढ़ावा दिए, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है ना, और श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति भी दी। तो बोध गया में आपको बताएं कि बहुत सारे भारतीय राजाओं ने, बोध गया जो है बिहार में, वहां पे कई सारे विहार डेवलप जो किए गए वो यहाँ के केंद्रीय राजाओं ने ही उसे प्रमोट किया। उसमें से एक आप समुद्रगुप्त को यहाँ पर समझ सकते हो। स्वयं ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं और कई मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। ब्राह्मण और वैदिक परंपराओं को ये बढ़ावा दे रहे हैं। माना जाता है कि गुप्तों का जो इतिहास है, गुप्त जो थे वो वैश्य वर्ग से संबंधित थे। समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति की बात की जाए तो बहुत उम्दा विशाल सेना इनके पास है। पैदल सेना है, घुड़सवार सेना है, हाथी सेना है, नौ सेना तक भी जो है वो शामिल है। और इनके सैन्य अभियान से ही स्पष्ट है कि सेना न केवल बड़ी थी बल्कि प्रासंगिक भी है और विजय अभियान को सफल बनाने में सक्षम भी है। मुद्राओं पर बात करें हम तो मुद्रा में वीणा बजाते हुए इन्हें चित्रण किया गया है, जो कि आपको बताएं एक वीणा है और यहाँ पे ऐसे राजा बैठे हुए हैं और वो वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, तो वीणा वादन मुद्रा समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। संवेदनशील बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है और उनके मुद्रा में ये चीजें अंकित भी होती है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं में एक बार हम लोग फिर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। उनकी जो मुद्रा है उसमें गदा, चक्र, वीणा, लक्ष्मी, विष्णु, ये तमाम चीजें जो है अंकित की गई है। उनके जो कार्यकाल है उसमें जो मुद्राओं का टंकन हुआ उसके विषय में विभिन्न चित्रकलाएं उसमें देखने को मिलती है। स्वयं समुद्रगुप्त हैं, उनकी पत्नी है, ये सारे सिक्कों में देखने को मिलता है। तो मुद्रा का इतिहास में आप लोगों को ये सब पढ़ना है। हालांकि मुद्रा का इतिहास के लिए अलग से एक वीडियो लेते आएंगे जिसमें केवल मुद्राओं के इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा। समुद्रगुप्त का जो मृत्यु हो रहा है और उनकी जो उत्तराधिकारी है वो किनको सौंपी जा रही है। 380 ईस्वी में उनकी जो है मृत्यु हो रही है उनके आसपास। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ये गद्दी पर बैठते हैं और गुप्त साम्राज्य को और अधिक ये शक्तिशाली बनाते हैं। याद रखना, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में आप लोगों को अगला क्लास मिलेगा इन्हीं से रिलेटेड। निष्कर्ष की बात क्यों की जाती है, आपको मैंने बताया तैयारी जब भी करो मेंस की करो, प्रीलिम्स ऑटोमेटिक आप लोगों का बेहतर होते चला जाए। यूपीएससी के लिए टोटल 700 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं इस 700 टॉपिक पे काम कर रहा हूं बच्चों के लिए, चाहे वो फाउंडेशन के बच्चे हों, एनसीईआरटी के बच्चे हों, सारे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं। हाँ, ये आपके ऊपर है, आप और बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप हमसे जुड़े, यहाँ हमारा नंबर है। आप हमारे जो कोर्सेज हैं, छोटे कोर्सेज या बड़े कोर्सेज, आप उसे परचेज कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारी क्वालिटी कंटेंट क्या है। निष्कर्ष की जहां तक बात की जाए तो समुद्रगुप्त ना केवल एक महान योद्धा थे, मैं सिखा रहा हूं बच्चों को कि मेंस कैसे तुम्हें लिखना है, प्रीलिम्स के लिए कंटेंट कैसे तैयार करना है।
दूरदर्शी प्रशासक हैं, सांस्कृतिक संरक्षक भी हैं, विजय अभियान करते हैं, प्रशासनिक सुधार करते हैं। कला संरक्षण के कारण गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग प्राप्त हुआ। उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में अद्वितीय हैं और उन्हें भारत का महान शासकों में से एक गिना जाता है। उनका शासनकाल न केवल सैन्य विजय का युग है बल्कि कला साहित्य धर्म के उत्थान का स्वर्णिम युग। इस प्रकार समुद्रगुप्त को न केवल एक विजेता के रूप में देखा जाता है बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में भी देखा जाता है। देखो, इस वीडियो में, इस तरह की वीडियो में जो भी मैं राजाओं के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि अधिक से अधिक जो है एडमिशन में हम कन्वर्ट करें बच्चों को। इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि बच्चे टेक्निकली पढ़ना सीख जाएं, यानी कि आप किसी बिंदु को कैसे पढ़ते हो। जैसे आप इतिहास पढ़ने बैठ रहे हो तो इतिहास में कुल 9 बिंदु है, जिससे 50 टॉपिक निकल के सामने आता है, यानी प्रत्येक बिंदु पे 50 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो मैंने एक बिंदु अभी राजाओं का इतिहास उठाया। राजाओं के इतिहास में 50 राजाओं के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने इसका नाम रखा है डायमेंशन, यानी कि एक आयाम है ये, जहां से आप आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को देखें, आपको ये वीडियो समझ में आया हो, सारा कंटेंट अगर अवेलेबल हो गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कोर्स का, यहाँ पे ये ब्राउजर कह सकते हो, यहाँ लगा हुआ है। आप हमारे कोर्स को विद्याश्री लर्निंग ऐप से परचेज कर सकते हो। ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ 2 नंबर दिया हुआ, किसी में भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।